नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं आसिफ गुलाटी गुम्बन। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा आज रहेगी जारी। बिल पर शाम 4 बजे मत विभाजन का समय तय। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 देश भर में लागू। संसद में जारी चर्चा के बीच सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। जमीन हड़पने के मामले में टीएमसी उम्मीदवार देवाशीष कुमार के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे। कोलकाता के घर और दफ्तर पर छापेमारी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रखी हॉर्मुज़ स्ट्रेट के सुरक्षित आवागमन की मांग। पश्चिम एशिया में तनाव जल्द खत्म करने का किया आग्रह। इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का संघर्ष विराम शुरू। ट्रंप ने सप्ताह के अंत में ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत की जताई उम्मीद। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक पर आज चर्चा संपन्न होनी है, जिसके बाद उस पर मत विभाजन होगा। विधेयक पर मत विभाजन के लिए शाम 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने के संबंधित ऐतिहासिक संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक 2026 कल संसद के निचले सदन में पेश किए थे। इन विधेयकों पर कल देर रात 1:20 तक चर्चा हुई और आज सुबह 11 बजे से इन पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विपक्षी दलों ने कल आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और अन्य पिछड़े वर्गों से उनकी हिस्सेदारी छीनने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से मुक्त कर 2029 से ही लोकसभा की वर्तमान संख्या 543 के आधार पर लागू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील करते हुए कहा, जो भी इसका विरोध करेंगे उन्हें इसकी कीमत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने इन तीनों विधेयकों पर अपने विचार रखते हुए ये भी कहा कि इस विषय को राजनीति के तराजू में नहीं तोलना चाहिए और इसका श्रेय वो विपक्षी दलों को भी देने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने परिसीमन से जुड़ी कुछ सदस्य हैं उनकी चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि जैसे पहले परिसीमन हुआ था और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और सीटों की संख्या में वृद्धि भी उसी अनुपात से की जाएगी। और इन सबके बीच महिला आरक्षण अधिनियम 2023 कल से लागू भी हो गया। केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में जानकारी दी गई। संसद में इस कानून में संशोधन करने के लिए इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से लागू कर दिया गया। इस एक्ट को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब इसे अधिसूचना के जरिए लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में हिस्सा लिया। इन विधेयकों के जरिए 2029 से ही लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को अधिक जीवंत और सहभागी बनाने के लिए विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी प्रकार की देरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी।
उन्होंने कहा कि दशकों से पिछली सरकारों द्वारा लोकतांत्रिक संस्थानों में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार बार प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि कई समितियां गठित की गई, विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत हुए, लेकिन वो कभी पारित नहीं हो पाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं भारत की लगभग आधी आबादी हैं और राष्ट्र के प्रति उनका योगदान विशाल और अमूल्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी महिला आरक्षण के विषय पर चर्चा हुई और जिसने भी इसका विरोध किया उसे देश की महिलाओं ने कभी माफ नहीं किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में सच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। और संसद भवन परिसर से ही जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता जया सिन्हा। जया, हम जानते हैं कि लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और आज भी अगर लोकतंत्र के मंदिर की बात की जाए तो अहम चर्चा होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक ऐतिहासिक उपलब्धि ये जो लगातार हम अपनी खबरों में भी बता रहे हैं कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 इन्हीं चर्चाओं के बीच देश भर में लागू कर दिया गया और इसके लिए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल आंचल, 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 उस समय इसे पारित कर दिया गया था, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था और जो इसकी टेक्निकल या लॉजिकल रीजनिंग उस वक्त दी गई थी परिसीमन को लेकर, जनसंख्या को लेकर और जो जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इसको लेकर प्रावधान किए गए कि किसी भी नए कानून को लागू करने से पहले जो कानूनी दावपेच होते हैं उस लिहाज से इस वक्त उसको लागू नहीं किया गया था। लेकिन कल जिस तरह से हमने देखा कि एक मैराथन बहस चली सुबह 11 बजे से लेकर रात को करीबन 1:20 तक, तो उसके बाद ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है। सरकार केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अब लागू कर दिया गया है, यानी कि अब ये प्रभावी हो गया है। यहाँ पर जिस तरह से लगातार इसको लेकर बहस चल रही है, मेरिट पर बहस चल रही है कि क्यों नारी शक्ति वंदन अधिनियम बेहद महत्वपूर्ण है और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक बताया है और कल भी हमने देखा किस तरह से इस पर लगातार चर्चा हुई। पक्ष विपक्ष दोनों ने ही इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर अपने जो तमाम जो फैक्ट्स थे, जिस तरह से दलीलें यहाँ पर रखी गई, चर्चा, एक मैराथन चर्चा यहाँ पर हुई जो आज भी जारी रहेगी। लेकिन इसके बीच ये बड़ा एक अपडेट यहाँ ये आया है कि केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में जो पारित हुआ था अब वो प्रभावी हो गया है और उसे लागू कर दिया गया है। तो यानी कि मान सकते हैं कि जो आधी आबादी है उसकी अब राजनीति में जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन होगी उसको और ज्यादा महत्वता दी जाएगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री बहुत अहम बात जो है कल की, और आप भी कल मौजूद थी संसद परिसर में, कि ये महिलाओं का हक है और ये हक उन्हें मिलना ही चाहिए और जिस महिला उन्मुखी विकास की हम बात करते हैं उसका मार्ग इसी अधिनियम के जरिए प्रशस्त होता है। बिल्कुल, और ये तैयारी आज की नहीं है। पिछले 10 वर्षों में आंचल हम बात करें करीबन 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। 35 करोड़ के आसपास महिलाओं ने मुद्रा योजना से ऋण लिया है, यानी कि महिला सशक्तिकरण की एक नई इबारत, एक नई उपलब्धि यहाँ पर भारत ने हासिल की है और पूरे विश्व को ये संकेत दिया है कि यहाँ पर हम महिलाओं का विकास नहीं करते बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट, यानी कि विकास के केंद्र में आज महिलाएं हैं। और बहुत ही साफ शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कल संसद में, यानी कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच में ये बात साफ कर दी कि आज अगर ये विपक्ष ये कह रहा है, इस बात की आपत्ति जता रहा है कि सरकार कुछ दे रही है देश की महिलाओं को, सरकार आज महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर कुछ राजनीतिक फायदा लेना चाहती है, तो साफ शब्दों में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि अगर
आप किसी राजनीतिक फायदे की बात कर रहे हैं तो ये मोदी की गारंटी है कि हम किसी भी तरह के राजनीतिक फायदा नहीं लेना चाहते हैं, हम कोई क्रेडिट यहाँ पर नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये महिलाओं को दे नहीं रहे हैं, ये महिलाओं का हक है। आज जब हम 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं तो ऐसे में देश की आधी आबादी के योगदान के बिना वो कैसे मुमकिन है, और महिलाओं ने ये करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं का सामर्थ्य, महिलाओं के योगदान पे आज किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है, और इस बात को लेकर विपक्ष भी मानता है। विपक्ष के तमाम नेता, तमाम माननीय सांसद जो कल चर्चा में खड़े हुए बोलने के लिए, सबने अपनी शुरुआत इसी बात से की कि हम इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करते हैं, इसके पक्ष में है, क्योंकि कोई भी भारत की आधी आबादी को नाराज करना नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद किसी तरह के तकनीकी पक्ष निकालकर बीच में कोई ना कोई टेक्निकल पॉइंट निकालकर सिर्फ उसका विरोध करने की बात कर रहे हैं। जिस तरह की अफवाह और भ्रम फैला रहे हैं, उसको भी लेकर गृह मंत्री ने कल साफ कर दी और पूरे आंकड़ों के साथ तस्वीर पेश की है कि परिसीमन के बाद अगर विधेयक पास होता है, उसके बाद भी दक्षिण भारत के राज्यों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर आज कर्नाटक के पास 28 सीटें हैं, 5.15 उसका प्रतिशत है 543 सीटों में। अगर परिसीमन वाला विधेयक लागू होता है तो उसके बाद उसके पास उसकी सीटें हो जाएंगी 42 और उसका प्रतिशत होगा 5.14, यानी कि किसी भी तरह का कोई फर्क यहाँ पर नहीं आएगा। तमिलनाडु जो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, उनके पास फिलहाल 39 सीट्स हैं, 39 सीटें हैं। परिसीमन विधेयक लागू होता है, उनके पास 49 सीटें आ जाएंगी। तो ऐसे में कहाँ नुकसान हुआ? नुकसान नहीं होगा, सिर्फ गुमराह करने की और भ्रम फैलाने की यह तरीका है, और साफ तौर पर आंकड़ों के साथ गृह मंत्री ने संसद में ये बात साफ कर दी है। तो आर्थिक सशक्तिकरण के बाद, सामाजिक सशक्तिकरण के बाद महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण की बारी है। जिस सामाजिक न्याय की बात हम कर रहे थे, अब उसे कागज से जमीन पर उतारने का वक्त आ गया है। यही समय है, सही समय है। नोटिफिकेशन लागू हो गया है, यानी कि ये कानून प्रभावी हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरे भारत ने, पूरे विश्व के सामने एक मिसाल यहाँ पर कायम की है। बिल्कुल, और ये हम जानते हैं कि जिस तरह का फेक नैरेटिव कहीं ना कहीं विपक्ष फैला रहा है, उसे लगातार संसद में एक एक करके तमाम तार्किक जो है बयान देते हुए उसे ध्वस्त भी किया जा रहा है। और आज दूसरा दिन है, आज भी ये दौर जारी रहेगा। और ऐसे में अगर बात की जाए, खास तौर पर परिसीमन का जो डरावा विपक्ष कहीं ना कहीं डाल रहा है, उसको हर स्तर पर प्रधानमंत्री ने अपने एक एक बयान से ध्वस्त किया है कल। बिल्कुल, और ये परिसीमन कोई नई चीज नहीं है। जब से शुरुआत हुई है तब से परिसीमन हो रहा है। जनसंख्या के आधार पर, बढ़ती आबादी के आधार पर समय समय पर परिसीमन को लेकर चर्चा भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है। और इस बार भी सरकार ने साफ कर दिया है कि जो परिसीमन आयोग बनाया जाएगा वो इन विपक्ष की तमाम संशयों को और आपत्तियों को ध्यान में रखकर ही काम करेगा। लेकिन अगर हम ताज़ा जनसंख्या के ताज़े आंकड़ों का अगर हम इंतजार करते हैं, जिसकी वजह से साल 2023 में इस कानून को लागू नहीं किया गया, तब अगर हम इंतजार करते हैं तो फिर 2029 में हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम को नहीं जमीन पर उतार पाएंगे। ऐसे में 2011 की जो जनगणना आंकड़े हैं उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और इसी को लेकर चर्चा हो रही है लगातार। क्योंकि सरकार चाहती है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ये बात कही कि यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। अब हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आगे बढ़ना होगा और यहाँ पर देश की महिलाओं की जब बात हो रही है, उनको राजनीतिक नेतृत्व देने की बात हो रही है, पूरी तरह से भारतीय राजनीति को एक बदलने की बात हो रही है। क्योंकि अगर देश की आधी आबादी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी जो अगर हम दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं उनके साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस नहीं होगा, और बल्कि अगर डीलिमिटेशन बिल की बात की जाए तो जो तमाम साउदर्न स्टेट्स हैं उन्हें फ़ायदा होता हुआ ही नज़र आएगा। और अगर अभी एट प्रेजेंट हम देखें तो 129 एमपीज़ में से, इसमें अगर हम साउदर्न इंडिया की बात करते हैं तो इस बिल के बाद उनका नंबर जो है वो 195 तक पहुंच जाएगा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो फेक नैरेटिव जो लगातार विपक्ष की आदत है, उसे हर मौके पर तार्किक जो हम कह सकते हैं वक्तव्य के साथ ध्वस्त करने की कोशिश सरकार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। आज तो लगातार हम इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी न्यूज़ 10 में खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। राज्यसभा में आज उपसभापति के लिए चुनाव होगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा नामांकित सदस्य हरिवंश को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुने जाने का प्रस्ताव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद एस फेंगनॉन कॉन्यक प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और जयंत चौधरी, भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय कुमार झा भी राज्यसभा के लिए उपसभापति के तौर पर हरिवंश के नाम का प्रस्ताव करेंगे। रासबिहारी विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार देवाशीष कुमार के खिलाफ आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की है। ये छापेमारी उनके घर के साथ साथ उनके चुनावी कार्यालय पर भी की गई। छापेमारी दक्षिण कोलकाता स्थित उनके निवास और चुनावी कार्यालय पर अवैध भूमि हड़पने के मामले में संबंधित है। पिछले महीने ईडी द्वारा भेजे गए समन पर कुमार ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए वो पेश किए गए, जहां उन्हें अवैध भूमि हड़पने के मामले में लंबी पूछताछ का सामना करना पड़ा। इसके बाद इस महीने अप्रैल में ईडी ने उन्हें 3 बार और समन जारी किया, लेकिन उन्होंने आगे की पूछताछ से मना कर दिया गया। और इसी बड़ी खबर पर कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता। सौरभ, लगातार जो टीएमसी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं और ऐसे में देवाशीष की मुश्किलें भी अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। रासबिहारी के टीएमसी के उम्मीदवार देवाशीष कुमार को पहले भी ईडी की तरफ से काफी बार उनको बुलावा आ चुका है इस आर्थिक अनियमितता की जो आरोप है उसके साथ चलते। और आज सिर्फ देवाशीष कुमार ही नहीं, इसी मामले में और एक प्रोमोटिंग यहाँ पे बड़ी ग्रुप है, कॉर्पोरेट बड़ी ग्रुप है, उनके वहां पे ईडी रेड कर रही है। ईडी 5 जगह पे रेड कर रही है और आईटी देवाशीष कुमार के घर और चुनावी कार्यालय में रेड उनका चल रहा है। और इसके चलते जो सबसे बड़ी जो सवाल है आज की जो ये रेड है वो तो आर्थिक अनियमितता की जो आरोप है, आरोप के चलते केंद्रीय जांच संस्था अपनी काम कर रहा है। लेकिन आज भी देवाशीष कुमार के घर के बाहर, चुनावी कार्यालय के बाहर टीएमसी सपोर्टर्स वहां पे एकजुट हुए हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसका सीधा लिंक जो आईपैक के दफ्तर पर जो ईडी रेड हुआ था उससे जुड़ जाएगा, क्योंकि उस मामले में ईडी की तरफ से जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था उसमें बार बार ये बात मेंशन किया गया था कि जब भी सेंट्रल एजेंसीज अपना काम करती है, बंगाल में राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे आके काम पर अड़चन डालने की काम करती है। आज भी जो छवि देवाशीष कुमार के घर के बाहर देखने को मिल रहा है, चुनावी कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहा है, जहां पे टीएमसी के लोग नारेबाजी कर रहे हैं, वहां पर भी वही जो ईडी का जो एफिडेविट डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस बात को ही सत्य प्रमाण करता है कि ईडी ने ठीक ही कहा था कि बंगाल में ऐसी एक जगह है जहां पे चाहे शारदा घोटाला हो, चाहे आईपैक की कार्यालय पर ईडी का रेड हो तो मुख्यमंत्री पहुंच जाती है। और यहाँ पे आर्थिक अनियमितता की अगर आरोप आता है तो उस आरोप को सही है या नहीं है पूछताछ के लिए जब आईटी रेड होता है तब भी टीएमसी के वर्कर्स वहां पहुंच जाते हैं। यानी बंगाल का जो ये छवि है, छवि में कोई बदल नहीं आ रही है और बार बार कहीं ना कहीं जाके केंद्रीय संस्था के काम में अड़चन डालना, उनके काम को इन्फ्लुएंस करना, ये सारी बातें टीएमसी के खिलाफ जो आरोप है और एक बार आज की घटना भी उसी बात को दर्शाती है। और इस तरह से जो उम्मीदवार हैं जो जनता के दावों पर खरे उतरने की बात करते हैं, उनके घर छापा पड़ना, किस तरह से जब हम आने वाले विधानसभा चुनावों में अब बहुत ही कम दिन बच गए हैं सौरभ, अगर देखें तो बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जनता पर। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, खास करके रासबिहारी, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी एकदम एलिट, जो आप बंगाली भद्रलोक कहते हैं, बंगाली भद्रलोक का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये हायर एजुकेटेड पीपल यहाँ पे रहते हैं और ये रासबिहारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कालीघाट भी आता है और रासबिहारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लेक गार्डन्स आता है, लॉर्ड्स मोड़, ये जो सारे जो इलाके हैं, ये सारे इलाके में वो सारे बंगालीज और वो सारे लोग रहते हैं जो कभी भी इन सारी
इन सारी बातों को आयकर आईटी रेड होना या फिर ईडी का रेड होना, इन सारी बातों को अच्छी तरह से जनता नहीं लेती है। अब इसका कितना असर पड़ेगा वो तो 4 मई को पता चलेगा कि कितना असर इसका पड़ेगा, इसका पड़ा। लेकिन देवाशीष कुमार का जो बुलावा आज आया है और जो रेड चल रहा है, इससे आर्थिक अनियमितता के पास कौसबा में सोना पप्पू के घर में जो रेड हुआ था, वहां का जो गुंज, उसका भी एक लिंक है, ये माना जा रहा है। आचल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आइए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां के पहाड़ी इलाकों की दार्जिलिंग विधानसभा सीट एक बार फिर सियासी हलचल के केंद्र में है। गोरखा राजनीति, विकास के वादे और क्षेत्रीय पहचान, इन तीनों के बीच यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। बीजेपी, टीएमसी और क्षेत्रीय दलों के बीच वर्चस्व की जंग ने चुनाव को त्रिकोणीय ही नहीं बल्कि बहुस्तरीय बना दिया। देखिए रिपोर्ट। उत्तरी पश्चिम बंगाल की अहम सीट दार्जिलिंग इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी का केंद्र बनी हुई है। यहाँ चुनावी मुकाबला अब गोरखा राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है। बीजेपी और टीएमसी के साथ साथ क्षेत्रीय दल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के बीच वर्चस्व की सीधी टक्कर है। बीजेपी ने इस बार बड़ा दांव खेलते हुए अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर बिमल गुरुंग गुट के जीजेएम नेता नोमान राय को अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतारा है। नोमान राय अपने प्रतिद्वंदी विजय कुमार राय पर गोरखा समाज के साथ विश्वासघात का आरोप लगाते हुए जनता से विकास के नाम पर समर्थन मांग रहे हैं। जो व्यक्ति अभी बोल रहा है, बड़ा बड़ा बात कर रहा है, तो वही व्यक्ति था टीएमसी सरकार के सामने झुक के जो हम लोग का इतना बड़ा मांग, जो डिमांड्स को डिरेल किया था मूवमेंट को, तो वो आज आके बड़ा बड़ा बात करने से आम आदमी विश्वास नहीं करेगा। वही भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार विजय कुमार राय इस चुनाव में अलग रणनीति के साथ उतरे हैं। उन्होंने गोरखालैंड राज्य के मुद्दे को पीछे रखते हुए 11 समुदायों को जनजातीय दर्जा दिलाने और क्षेत्र के समग्र विकास को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। उनका कहना है कि बीते 4 दशकों में दार्जिलिंग का विकास ठहर गया है और अब बदलाव का समय आ गया है। गोरखलैंड का मुद्दा था, अलग राज्य का था, वो गौन हो गया है, वो पीछे चला गया है, लेकिन विकास भी नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय सरकार जो कहते उस पर अमल नहीं कर रहा है। इस चुनाव की एक और खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने दार्जिलिंग जिले की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और उसने अनित थापा के नेतृत्व वाले बीजेपीएम के साथ गठबंधन किया है। हालांकि मैदान में कुल 5 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुकाबले का केंद्र गोरखा राजनीति ही बनी हुई है। कभी प्रभावशाली रहा गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट अब कमजोर पड़ चुका है। दार्जिलिंग की जनता के लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा विकास है, लेकिन गोरखा पहचान का सवाल भी अहम बना हुआ है। अब देखना होगा विकास के वादे और पहचान की राजनीति के बीच दार्जिलिंग की जनता किसे अपना जनादेश देती है। इस बार हम चाहते हैं कि पूरे बंगाल में बदलाव हो, क्योंकि जिस प्रकार से बंगाल सरकार का जो दमन नीति हम गोरखाओं के ऊपर हो रहा है और सालों साल बढ़ता जा रहा है, इसके विरोध में भी हम इस बार चुनाव में मतदान करेंगे। मेरा दादाजी जी, उसको दादाजी भी गोरखलैंड अभी तक घूमता रहता है, कभी तक गोरखलैंड हुआ नहीं हुआ ना। प्रॉब्लम तो बहुत है ना यहाँ पे दार्जिलिंग में, पानी का, रास्ता का, बहुत का प्रॉब्लम है यहाँ पे। हम चाहते हैं जो सरकार आए वो सरकार मतलब कि हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग है उसको डेवलप करे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में दार्जिलिंग की सीट बेहद संवेदनशील और खास मानी जाती है। यहाँ की सियासत में पहचान और पहाड़ी और मैदानी का एक अहम संतुलन देखा जाता है। इस बार के चुनाव में भी गोरखा राजनीति सिर चढ़कर बोल रही है और जिसे इसका समर्थन मिलेगा जीत उसी की होगी। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दार्जिलिंग। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय की कुछ खास खबरों का। इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों का संघर्ष विराम लागू हो गया। इसकी घोषणा संघर्ष विराम लागू होने के कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस युद्ध विराम में हिजबुल्लाह भी शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री और लेबनान के राष्ट्रपति अगले 1 या 2 हफ्तों में वाशिंगटन में मिल सकते हैं। युद्ध विराम शुरू होने से पहले के घंटों में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमले जारी रखे। इस युद्ध विराम का क्षेत्र के कई देशों जैसे ईरान, कतर, जॉर्डन ने स्वागत किया।
यूएन महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने भी संघर्ष विराम का स्वागत किया है। उत्तराखंड की वादियों को देश की राजधानी से जोड़ने वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब शुरू हो चुका और इसके साथ ही सफ़र भी जो है वो अब बहुत ज़्यादा सुहाना लगने लगा है, क्योंकि ये अब पहले से ज़्यादा तेज़ और आरामदायक है। अब हम अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि देहरादून से दिल्ली के अक्षरधाम तक का ये सफ़र आखिर कितने समय में पूरा होता है, यानी कि रियल टाइम चेकिंग, और ये एक्सप्रेसवे यात्रियों के अनुभव को कितना बेहतर बना रहा है। आप इस रिपोर्ट को देखिए, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। देहरादून की खूबसूरत वादियों से शुरू होता ये सफर अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की शुरुआत कर देश को एक बड़ी सौगात दी है। जहां पहले दिल्ली पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते थे, अब वही दूरी सिमटकर करीब 2.5 से 3 घंटे में पूरी हो रही है। जिस एक्सप्रेसवे का इंतजार लोगों को सालों से था, आखिरकार उसकी शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है और आम लोगों के लिए एक्सप्रेसवे अब शुरू भी हो गया है, जिस पर आपको रफ्तार बढ़ती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। कुछ इसी सफ़र पर आज हम चलने जा रहे हैं। देहरादून से दिल्ली का सफ़र तय करेंगे, ये दिखाने के लिए कि ये सफ़र कितना आरामदायक है, क्या सुविधाएं आपको इस सफ़र के दौरान मिलने जा रही हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि कितने घंटे में आप देहरादून से दिल्ली का ये सफ़र तय कर पाएंगे। इसके लिए एक तस्वीर आपको अपनी घड़ी की दिखाता हूँ। सुबह के करीबन 8 बजे का वक्त हो रहा है और 8 बजे हम देहरादून से दिल्ली की तरफ अपना ये सफ़र शुरू करेंगे और आपको ये दिखाऊंगा मैं कि कितने घंटे में मैं दिल्ली अक्षरधाम पहुंच जाता हूं इस एक्सप्रेसवे के ज़रिए, और इस बीच तमाम तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो आइए मेरे साथ चलिए इस सफ़र पर। जैसे ही गाड़ी एक्सप्रेसवे पर चढ़ती है, फर्क साफ नजर आता है। चौड़ी लेन, बेहतर साइन बोर्ड और नियंत्रित ट्रैफिक सफर को बनाते हैं पूरी तरह स्मूथ और सुरक्षित। चलते चलते कई किलोमीटर का सफ़र हम तय कर चुके हैं और आपको तस्वीर दिखाऊं तो बिल्कुल गाड़ी रफ्तार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तमाम गाड़ियां आपको दौड़ती हुई नज़र आएंगी। हमारी गाड़ी भी, आप यकीन नहीं मानेंगे तो बहुत तेज़ रफ्तार में गाड़ी चल रही है और उसके बावजूद अब तक हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई रुकावट नज़र नहीं आई। क्योंकि हम कमर्शियल गाड़ी में हैं तो इसकी रफ्तार मैं आपको दिखाऊं तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जो इसकी सबसे हाई स्पीड है। कमर्शियल गाड़ियों में स्पीड गवर्नर होता है तो 80 से ज़्यादा तेज़ ये गाड़ी चलती नहीं है। एक बार हम अपने ड्राइवर साहब से भी पूछ लेते हैं कि उनको गाड़ी चलाने में किस तरह का महसूस हो रहा है। आपको ये बताइए कि कोई परेशानी हो रही है गाड़ी चलाने में? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। थकावट यहाँ इस रोड पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें मोस्टली ये दिखता है कि जहाँ ट्रैफिक में होता है उस हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं है और स्मूथली गाड़ी चलती जा रही है। जब तक हम देहरादून से दिल्ली की तरफ जब से चले हैं, मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, उसके बावजूद अभी तक आपको कोई मतलब कहीं रुकावट कहीं देखने को? नहीं, मुझे कोई थकावट नहीं लगी। बिल्कुल बेस्ट रूट है और दिल्ली के लिए तो ये हरिद्वार और देहरादून के लिए बहुत बढ़िया रूट होगा। इस एक्सप्रेसवे की एक और बड़ी खासियत है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। देहरादून से दिल्ली की तरफ जब अपने सफ़र की आप शुरुआत करते हैं तो कुछ ही दूर चलने के बाद आपको वाइल्ड लाइफ एरिया नज़र आएगा, जिसको भी विशेष ध्यान रखा गया है इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने में। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो आपको ये जंगल, पहाड़, नदी देखने को मिलेगी, जिसकी सुंदरता अलग ही निकल कर आती है और आपको ये सफ़र बेहद खूबसूरत नज़र आएगा। लेकिन ये वाइल्ड लाइफ एरिया है तो इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया एक्सप्रेसवे को कि यहाँ जंगली जानवरों को कोई परेशानी ना हो। इसको क्रॉस करने में इसको एलिवेटेड को ऐसे तैयार किया गया है। एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से बताया गया है। और ये आप देखिए कि साइन बोर्ड देख रहे हैं आप, हाथी की तस्वीर बनाई गई है, वाइल्ड लाइफ एरिया लिखा है और सीधे तौर पर लिखा है कि यहाँ पे हॉर्न का इस्तेमाल ना करें क्योंकि जानवरों को इससे परेशानी हो सकती है। और एक तस्वीर और दिखाऊंगा, ये सामने आप देखिए कि पैसेज जो बनाए गए हैं, ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, ये दरअसल
हाथी बड़े जानवरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि अगर हाथी को इस कॉरिडोर को नीचे से क्रॉस करना हो तो उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। 200 मीटर ऊंचे ये पैसेज बनाए गए हैं ताकि हाथी भी आराम से इसे क्रॉस कर सके, दूसरे जंगली जानवर भी इसे आराम से क्रॉस कर सकें, किसी प्रकार की परेशानी जंगलों को, जानवरों को ना हो। इस बात का विशेष ध्यान इस एक्सप्रेसवे को बनाने में रखा गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सिर्फ 2 शहरों को नहीं जोड़ता बल्कि रास्ते में आने वाले कई शहरों के लिए लाइफलाइन बन चुका है। सहारनपुर के लिए बना यह एग्जिट अब इस शहर को सीधे हाई स्पीड कनेक्टिविटी देता है। आगे बढ़ते हुए बागपत और बड़ौद जैसे इलाकों के लिए बने एग्जिट इस एक्सप्रेसवे को और भी अहम बनाते हैं। सिर्फ रफ्तार ही नहीं बल्कि सुविधाएं भी इसे खास बनाती हैं। रास्ते में पेट्रोल पंप, खाने पीने की सुविधाएं और इमरजेंसी सेवाएं, हर जरूरत का ख्याल रखा गया है। जैसे जैसे हम दिल्ली के करीब पहुंचते हैं, रफ्तार के साथ शहर की हलचल भी बढ़ने लगती है, लेकिन बेहतरीन कनेक्टिविटी सफर को अंत तक आसान बनाए रखती है। आखिरकार हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। देहरादून से निकले थे और अब दिल्ली अक्षरधाम पहुंच गए हैं। तस्वीर अक्षरधाम की है और अब सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र हर आदमी कर रहा है कि समय कितना लगता है। मैं अपनी घड़ी में आपको समय दिखा रहा हूँ। इस वक्त 11:10 के आसपास का समय हो रहा है और मैंने शुरू किया था अपना सफ़र सुबह के 8 बजे, यानी कि 3 घंटे, करीबन 3 घंटे का वक्त मुझे लगा है देहरादून से दिल्ली आने में, जो कि कहा गया था कि 2.5 से 3 घंटे में ही ये सफ़र पूरा हो जाता है। 3 घंटे में हमने कमर्शियल गाड़ी में सफ़र तय किया और सफ़र बेहद आरामदायक रहा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली।